Good morning, everyone. This is the continuation video of chapter Combustion and Flame. Already we have made one video of this topic in which we have discussed ignition temperature, calorific values, different activities also. But now we will start it from there. ठीक है? Already we have done till that point. So I'm starting from this point. देखिए आप लोगों को पता है गनीब ये बात कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। अगर ग्रीन लीव्स है, हरी पत्तियां हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल, उन्हें जलाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, पानी होता है। ठीक है, जबकि जो ड्राई लीव्स होती हैं वो ईजिली फायर पकड़ लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन लीव्स जो होती हैं बेटा उसमें काफ़ी सारा पानी प्रेजेंट होता है और ये पानी जो है ग्रीन लीव्स को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देता है इजीली, और इस वजह से ग्रीन जो लीव्स होती हैं उन्हें जलाना मुश्किल होता है। जबकि जो ड्राई लीव्स होती हैं वो पानी नहीं कंटेन करती हैं और इनका इग्निशन टेम्परेचर इजीली अचीव किया जा सकता है, इसलिए आपको पता है इन्हें जलाना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री मैचस्टिक की। एक शॉर्ट थिन पीस वुड का जिसपे केमिकल्स कोटेड होते हैं एक एंड पर। आप सभी ने माचिस की तीली देखी है, ठीक है, और ये फायर को लाइट अप करने के लिए यूज होती है अगर इसे किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट रब किया जाए। इसी को मैचस्टिक कहते हैं। मैचस्टिक की हिस्ट्री जो है गनीव काफ़ी पुरानी है। लगभग 5000 साल पहले छोटे छोटे थिन पीसेस पाइन वुड के उन्हें सल्फर में डिप किया जाता था एक एंड पर, और उन्हें मैचस्टिक की तरह यूज़ किया जाता था एंशियंट इजिप्ट में। आजकल जो सेफ्टी मैच है या मैचस्टिक जो है ये लगभग 200 साल पहले डेवलप हुई थी। सबसे पहले मिक्सचर एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट KClO4, आप प्लीज फॉर्मूले लिख ले। एंटीमोनी होता है Sb, ट्राइसल्फाइड का मतलब है SbS3। देखिए S कैपिटल लिखिए, B स्मॉल लिखिए। गनीम मैं चाहूंगा जब मैं यहाँ कोई लिख रहा होता हूँ ना तो आप यहाँ देखें, ताकि यहाँ देखें ताकि आप स्पेलिंग में गलती ना करें। पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO4 और वाइट फॉस्फोरस कुछ ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ ये मैचस्टिक के हेड पे अप्लाई कर दिया जाता है किसी भी सूटेबल वुड के। जो हेड होता है इस मैचस्टिक का, इसको रब किया जाता है अगेंस्ट अ रफ सरफेस। वाइट फॉस्फोरस जो है इग्नाइट हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। इससे कंबशन मैचस्टिक का शुरू हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक सेकेंड। इससे कंबशन जो है मैचस्टिक का शुरू हो जाता है। वाइट फॉस्फोरस आपको पता है गनीव ये पॉइजनस होता है, तभी जो यूज़ है वाइट फॉस्फोरस का मैचस्टिक बनाने में वो काफ़ी डेंजरस होता है वर्कर्स के लिए, ऐसे वर्कर जो एंगेज होते हैं किसमें, मैचस्टिक बनाने में। ठीक है, आजकल के दिनों में गनीव आपको पता है जो हेड होता है मैचस्टिक का उसमें सिर्फ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही यूज़ किया जाता है, और जो रफ रबिंग सरफेस होती है मैच बॉक्स के साइड पर, इस पर एक कोटिंग होती है पाउडर्ड ग्लास की और रेड फॉस्फोरस की। ये काफ़ी कम डेंजरस होती है देन वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, जो मैचस्टिक होती है इसको रब किया जाता है अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। कुछ रेड फॉस्फोरस जो है इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है वाइट फॉस्फोरस में, और वाइट फॉस्फोरस जो है इमीडिएटली रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोरेट के साथ मैचस्टिक के अंदर और प्रोड्यूस करेगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करें। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि कहीं पर आग लगी है तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो काम हमें क्या करना है कि सप्लाई जो है कट कर देनी है। ठीक है, किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन का। आपको पता है बर्निंग के द्वारा जो है आग प्रोड्यूस होती है। फायर काफ़ी यूज़फुल भी है पर हार्मफुल भी है, आपको पता है दोनों प्रॉस कॉन्स हैं इसके। जैसे कि अगर हम गैस स्टोव में अगर आग ना हो तो हम खाना नहीं बना पाएंगे, तो ये एक यूज़ है फायर का, और फायर के बगैर हम खाना नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर किसी के घर में आग लग जाए, ऑफिस में, फैक्ट्री में, ऑयल टैंकर में,
पेट्रोल पंप में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो फायर काफ़ी हार्मफुल होती है। इससे लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही हो सकता है। ऐसी जो फायर्स होती है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसको एक्सटिंग्विश किया जाता है गनीम, जितनी जल्दी हो सके इसे एक्सटिंग्विश यानी बुझा देना चाहिए, ठीक है। और यही जो प्रोसेस है आग बुझाने का, इसी को क्या कहते हैं? फायर फाइटिंग कहते हैं। हर शहर में और टाउन में फायर सर्विस होता है, फायर ब्रिगेड स्टेशन की फॉर्म में। फायर फाइटर्स जो होते हैं फायर ब्रिगेड के, वो फायर बुझाने में एक्सपर्ट होते हैं। सिर्फ हमें उनका फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, जो हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे ये टेलीफोन नंबर है फायर सर्विस का दिल्ली में 101। भगवान ना करे अगर कोई फायर किसी के घर में लग जाए या नेबरहुड में लग जाए, तो आपको फायर सर्विस को तुरंत ही बुलाना चाहिए। और आपको आग लगने के कारणों का भी पता लगाना चाहिए, ठीक है। और आप आग किस तरीके से बुझा सकते हैं, इन कारणों का भी पता लगाना चाहिए, ठीक है। आपको पता है गनीव की कोई भी जो फायर है, तीन चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है आग लगने के लिए। एक तो है फ्यूल, फ्यूल यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस। एक है एयर, ऑक्सीजन का प्रेजेंस। और एक है हीट, ठीक है। अगर इनमें से तीनों में से एक भी चीज़ रिमूव कर दी जाएगी तो आग रुक जाएगी और ये बुझ जाएगी, ठीक है। तो आग नहीं लगेगी। गनीम में मैं चाहूँगा आप पढ़ें कि ये तीन चीज़ें मतलब हम कैसे आग को कंट्रोल कर सकते हैं। किन removing the fuel or combustible substances, by removing the heat, or by cooling with water, and by cutting off the air supply to the burning substances. थैंक यू गनीव। तो हम तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो हम फ्यूल को रिमूव कर दें जिसकी वजह से आग लगी है, या हम हीट को रिमूव कर दें, या हम कट ऑफ कर दें एयर के सप्लाई को, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब वन बाय वन गनीव इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रिमूविंग द फ्यूल के बारे में। देखिए कोई भी फ्यूल या जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो एक फूड होता है फायर के लिए। जब फायर स्टार्ट हो जाती है किसी भी रूम में, तो जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है जैसे कि फर्नीचर, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब जो है रिमूव कर दिए देने चाहिए, ठीक है, ताकि फायर जो है वो फैले ना। पॉसिबल हो तो कुकिंग गैस सिलेंडर को भी रिमूव कर देना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर फायर किसी लकड़ी में लगी है, पाइल ऑफ वुड में, तो ये प्रोवाइड करेगी फ्यूल को ताकि फायर चलती रहे और पाइल ऑफ वुड जो है वो बर्न होता रहे, ठीक है। उसे भी रिमूव कर देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कोई भी बर्निंग सब्सटेंस ना वहां पर नहीं होना चाहिए जिसमें आग लगे और फैले। यानी कि हमें सारे कंबस्टेबल मटेरियल ऐसी जगह से रिमूव कर देने चाहिए जहां पर हमारी आग लगी हो या आग लगने के चांसेस हो। सेकंड जो पॉइंट है गनीव वो है रिमूव द हीट। देखो वाटर आपको पता है यूज किया जाता है हीट रिमूव करने के लिए किसी भी बर्निंग सब्सटेंस में से, और फर्दर इसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। वाटर सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है जो ऑर्डिनरी फायर्स के केस में यूज किया जाता है। वाटर फायर को बुझा देता है, उसको ठंडा कर देता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई कहीं पर आग लगी हुई है वहां पानी फेंक देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देगा और आग जो है आग जो है रुक जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फायर ब्रिगेड मैन जो है उनके अंदर बहुत ही वो क्या करते हैं, उनके हाथ में एक हॉस पाइप होता है गनीम, और वो हॉस पाइप से पानी निकलता है और पानी की एक तेज धारा निकलती है कि कहीं जहां भी आग लगी हुई है वो वहीं पे फोकस करते हैं, पानी वहीं पर मारते हैं, तो जो बर्निंग मटेरियल होता है वो ठंडा हो जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है और जो फायर है वो बुझ जाती है, ठीक है। जो वेपर प्रोड्यूस होते हैं एक्शन ऑफ हीट के द्वारा, वो सराउंड कर देते हैं बर्निंग मटेरियल को और वो हेल्प करते हैं इन कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। ये फर्दर हेल्प करता है आग बुझाने में। तभी फायरमैन जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है बाय थ्रोइंग द वाटर अंडर प्रेशर ऑन द बर्निंग थिंग्स सच एज हाउसेस, फैक्ट्रीज और अदर बिल्डिंग। वाटर वर्क करता है गनीव एज अ फायर एक्सटिंग्विशर तभी अप्लाई करेंगे जब वुड में, पेपर में यहाँ आग लगी हो। कहीं इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, तो पानी मत फेंक देना वरना करंट फैल जाएगा, ठीक है। फायर कॉज बाय बर्निंग ऑयल यानी पेट्रोल या कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश यूजिंग वाटर। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में
बात करेंगे, ठीक है गनीम? ओके, तो ध्यान दीजिए, अगर फायर कहीं भी बर्निंग ऑयल या पेट्रोल से लगी है, जैसे कि फ्राइंग पैन में, ऑयल टैंक में, पेट्रोल पंप में, एयरपोर्ट्स पे, तो इन्हें आप पानी से तो नहीं बुझा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो होता है वो हैवी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? डेंसिटी आपको पता होना चाहिए गनीव, लिख लीजिए, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, याद रहेगा गनीव आपको, ठीक है? क्योंकि ऑयल ज़्यादा पानी ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है? डेंसिटी का सिंबल गनीव ये होता है, रो कहते हैं इसे, RHO, रो। और रो यानी क्या होता है बेटा? डेंसिटी। देखो डेंसिटी जो होती है, प्लीज लिख लीजिए, रो बना लीजिए, डेंसिटी जो वाटर की होती है वो ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ ऑयल, ठीक है ना? वाटर हैवियर होता है ना पेट्रोल से, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है? तो अगर आप बर्निंग पेट्रोल पे पानी फेंक भी देंगे तो पानी सेटल डाउन हो जाएगा, और जो ऑयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा और लगातार बर्न करता रहेगा, ठीक है? आप चाहें तो ये करके भी देख लेना गनीत, ठीक है? फायर कॉज बाय बर्निंग ऑयल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बाय पोरिंग वाटर ओवर इट। फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कहीं आग लगी है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में कहीं आग लगी है, तो आप सिंपली पानी फेंक के नहीं बुझा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑर्डिनरी वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अगर आप पानी फेंकेंगे ओवर द बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान में रखना है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आग बुझाने के काम में लगा उसे भी शॉक लग सकता है। तो इसी वजह से आप पानी को तो नहीं यूज कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है? तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। आपने देखा होगा काफी बार अगर आग लग जाती है तो हम एयर का सप्लाई को कट कर देते हैं बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड। होता क्या है कि जो एयर सप्लाई होती है किसी भी बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड, उसे आप बहुत सारे तरीकों से कट कर सकते हैं, जैसे कि उसे कवर कर लें, जहां आग लगी है समहाउ ब्लैंकेट से, थिक ब्लैंकेट से उसे कवर अप कर लें। तो CO2, सैंड, या CO2 की हेल्प से या सैंड की हेल्प से भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता है बाय यूजिंग CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो CO2 गैस होती है काफ़ी डेंसर होती है एयर की बजाय, और ये एक लेयर फॉर्म कर देती है अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस। CO2 की जो लेयर होती है ये कवर करती है फायर को एक ब्लैंकेट की तरह, जिसकी वजह से फ्रेश एयर जो है बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड नहीं पहुंच पाती है, और जो बर्निंग सब्सटेंस है, द बर्निंग सब्सटेंस, अगर उसे सप्लाई एयर की नहीं मिलेगी तो वो बर्न करना बंद कर देगा, रुक जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जो फायर होगी वो बुझ जाएगी। आपको ये बात नोट करनी है कि CO2 गैस खुद नहीं बर्न करने लग जाएगी, ना ही ये बर्निंग को सपोर्ट करेगी, ये आग बुझाने में हेल्प करेगी, ठीक है? एक एडेड एडवांटेज CO2 की ये है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म भी नहीं करती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी फायर जो इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि ऑयल या पेट्रोल के द्वारा कॉज हुई है उसे आप CO2 की हेल्प से, फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से जो है बुझा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा गनीम मैं चाहूंगा ये पैराग्राफ जरा आप रीड करें पहले, CO2 वाला। Carbon dioxide is used for extinguishing fires, can be stored as a liquid in high pressure in cylinders. When released from the cylinder, carbon dioxide expands enormously in volume and cools down. In this way, carbon dioxide not only forms a blanket around it, but it also cools down the burning substance. This makes carbon dioxide an excellent fire extinguisher. Another way to obtain carbon dioxide for extinguishing a fire to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate over the fire. The heat of fire decomposes these chemicals to produce CO2, and this CO2 then extinguishes the fire. तो CO2 जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स आग को बुझाने के लिए यूज की जाती है,
और फायर एक्सटिंग्विशर में स्टोर की जाती है एज अ लिक्विड एट हाई प्रेशर। ठीक है, सिलेंडर्स में भर के रखी जाती है। इन्हीं सिलेंडर्स को क्या कहते हैं हम? फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि गनीम आप ये मेरे राइट में ये जो डायग्राम है फिगर नंबर 8 में, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर का ही डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ओके, तो जब ये गैस इन सिलेंडर्स के द्वारा रिलीज की जाती है तो CO2 जो है वो एक्सपैंड करती है, वॉल्यूम में फैलती है और फटाफट ठंडी हो जाती है। इससे होता क्या है कि CO2 बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड एक ब्लैंकेट बना लेता है, एक कवर बना लेता है, और बर्निंग सब्सटेंस को साथ साथ ये कूल भी कर देता है। तभी CO2 जो है एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। एक और भी तरीका है CO2 के द्वारा आप फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अगर बहुत सारा ड्राई पाउडर जो होता है केमिकल्स का, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला लिख लीजिए इसका, NaHCO3 भी कहते हैं इसे, और इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, दोनों का वैलेंसी यहाँ 1 है। इसे आप फायर के ऊपर अगर इनको थ्रो कर दें तो जो हीट होगी फायर की वो डिकम्पोज कर जाएगी इन केमिकल्स के द्वारा, और CO2 प्रोड्यूस होगी, और यही CO2 क्या करेगी? आग को बुझा देगी। अगर कहीं छोटी सी आग लगी हुई है तो उसे आप सिंपली सैंड या सॉइल फेंक के भी बुझा सकते हैं। सैंड जब आप थ्रो करेंगे किसी जलते हुए मिट्टी के तेल के ऊपर, तो सैंड जो होगी ब्लैंकेट एक कवर अप कर लेगी। ये सैंड जो क्या करेगी? कट ऑफ कर देगी सप्लाई को बर्निंग कैरोसिन ऑयल की, जिसकी वजह से फायर क्या होगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी। कुकिंग ऑयल, अगर मान लो फ्राइंग पैन में, किचन में कुकिंग ऑयल की वजह से आग लग गई है और आपको इसे बुझाना है, तो आपको सिंपली एक कपड़ा गीला करना है, फायर मतलब एक ब्लैंकेट बनाना है और एक कपड़े को गीला करना है और इसके अराउंड लगाना है। तो जब फ्राइंग पैन कवर अप हो जाएगा एक फायर ब्लैंकेट के साथ या डैम्प क्लोथ के साथ, तो जो सप्लाई होगी एयर की या बर्निंग कुकिंग ऑयल की वो कट ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से फायर बुझ जाएगी। अगर क्लोथ्स, जो भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति किचन में काम कर रहा है उसके कपड़ों में आग लग गई है, तो पर्सन को इमीडिएटली आपने कवर अप करना है ब्लैंकेट के साथ। ये जो बर्निंग क्लोथ्स होंगे पर्सन के वो कवर अप हो जाएंगे ब्लैंकेट के साथ, और जो सप्लाई होगी एयर की बर्निंग क्लोथ्स के अराउंड वो कट ऑफ हो जाएगी और जो है आग रुक जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे गनीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन की, जिसमें हम बात करेंगे 3 मेन टाइप्स हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव कंबशन। अब हम डिटेल में इन तीनों टाइप्स की 1 बाय 1 बात करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा रैपिड कंबशन। गनीम, मैं चाहूंगा आप जरा रीड करें रैपिड कंबशन के बारे में पहले। The combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. When we bring a lighted matchstick or a lighter near the burner of a gas stove in the kitchen, the cooking gas starts burning at once, producing a lot of heat and some light. So the immediate burning of cooking gas in a gas stove to give heat and light is an example of rapid combustion. The burning of kerosene oil in a kerosene stove and the burning of wax in a candle are also examples of rapid combustion. थैंक यू गनीम। देखिए, रैपिड कंबशन, रैपिड ऐसा कंबशन जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हीट और लाइट का निकलेगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में, इस टाइप के कंबशन को कहेंगे हम रैपिड कंबशन। मान लीजिए अगर आप जलती हुई माचिस की तीली या कोई लाइटर को बर्नर ऑफ गैस स्टोव के पास ले जाते हैं और उसमें से गैस निकल रही है, तो वो फटाफट जल जाता है और बहुत सारा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। आपने देखा भी होगा ब्लू कलर की फ्लेम होती है, ये कंप्लीट कंबशन का भी एग्जाम्पल है। इसे हम नॉन सूटी फ्लेम भी कहते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। जो गैस स्टोव से फ्लेम निकलती है उसे नॉन सूटी कहते हैं, नॉन सूटी फ्लेम भी कहते हैं गनी, प्लीज नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, इसमें जो कलर होता है फ्लेम का वो क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे लगातार हीट और लाइट निकलती है गैस स्टोव से, ये रैपिड कंबशन का एग्जांपल है। अगर आप केरोसिन ऑयल, जिसे हिंदी में मिट्टी का तेल कहते हैं, ये ब्लू कलर का होता है,
ये आप लोगों की जनरेशन में देखे नहीं है, क्योंकि ये सिलेंडर आने से पहले बड़े पॉपुलर थे, ठीक है, केरोसिन स्टोव और वैक्स ऑफ कैंडल का बर्न होना, ये सब भी रैपिड कंबशन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब गनीव हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन की। ऐसी कंबशन रिएक्शन जो अपने आप ही हो जाती है बगैर किसी एक्सटर्नल हीट के, सप्लाई के, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जो कंबशन है उसमें सब्सटेंस सडनली फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाता है और बर्न करना शुरू कर देता है बगैर उसे हीट अप किए। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। इसके लिए जो हीट की ज़रूरत है स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए, वो तब प्रोड्यूस होती है, इनसाइड द सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है, और स्लो ऑक्सीडेशन का ही वो एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है यूजली ये ऐसे सब्सटेंसेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, जैसे कि वाइट फॉस्फोरस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्पॉन्टेनियस कंबशन शो करता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पे बर्न कर जाता है। अगर आप कोई पीस वाइट फॉस्फोरस का चाइना डिश एक तरीके का बाउल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया ये केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे चटकती नहीं है, ठीक है ना। जबकि नॉर्मल स्टील वाली लोगे वो ब्लैक एंड हो जाएगी कार्बन की वजह से। तो ये खुदा पकड़ लेता है और बर्न करना शुरू कर देता है। वाइट फॉस्फोरस का अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे बर्न कर जाना, ये एक स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हीट की जरूरत पड़ेगी इस तरीके के कंबशन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो इंटरनली प्रोवाइड होती है बाय द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस इन एयर। अब गनीम मैं चाहूंगा ये पैराग्राफ आप रीड करें। The spontaneous combustion reactions which take place in nature are very dangerous. For example, the spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines, leading to the death of many people working in deep coal mines. Forest fires can also be triggered by spontaneous combustion reactions, sometimes due to the heat of the sun or due to the spark of lightning from the sky. Spontaneous combustion of straw and forest wood takes place leading to forest fires. Most of the forest fires are, however, caused due to carelessness of human beings. When human beings throw away lighted cigarettes in the forest or leave it behind after having a picnic, the forest fire is started. It is therefore important that burning cigarette butts are not thrown in the forest and campfires are completely extinguished before leaving the forest. After it. जो स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन है नेचर में ही होती हैं, अपने आप ही हो जाती हैं और काफ़ी डेंजरस होती हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन अगर कोल डस्ट का होता है, उससे काफ़ी कोल माइंस के अंदर आग लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो डीप कोल माइंस में काम कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। फॉरेस्ट फायर जो है ये स्पॉन्टेनियस कंबशन के द्वारा ही स्टार्ट होती हैं। कई बार आपको पता है सन की हीट के द्वारा या लाइटनिंग के द्वारा कॉज किए गए स्पार्क के द्वारा स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है स्ट्रॉ और फॉरेस्ट का। वुड का मतलब टेक होता है, फॉरेस्ट फायर में रिजल्ट कर जाता है। काफ़ी सारी जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो केयरलेसनेस, इंसानों की लापरवाही की वजह से होती है, कि जब हम जलती हुई सिगरेट को अगर मान लीजिए कैंपिंग के लिए गए और बॉन फायर के लिए गए और आग वहीं जलते हुए हमने छोड़ दी, या कोई जलती हुई सिगरेट हमने फेंक दी फॉरेस्ट में, ठीक है, तो उस वजह से भी कैंप फायर लग सकती है, ठीक है ना। कैंप फायर मतलब हमने लगाई बॉन फायर वगैरह और आग को वहीं जलता हुआ छोड़ा है, तो उससे भी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट में कैंप फायर जो होती है आपको अच्छे से मतलब आग बुझा के आना चाहिए अगर आप बॉन फायर वगैरह एंजॉय भी कर रहे हैं तो। इसके बाद गनीव हम बात करेंगे एक्सप्लोसिव कंबशन यानी कि एक्सप्लोजन की। देखिए एक बहुत फास्ट कंबशन रिएक्शन है जिसमें काफ़ी सारे अमाउंट में हीट और लाइट और साउंड के प्रोड्यूस होता है। इसको हम एक्सप्लोसिव कंबशन या एक्सप्लोजन कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस हैं वो निकलती हैं और इनको एक्सप्लोसिव कंबशन कहा जाता है। ये एक तरीके का रैपिड कंबशन है इन्हीं गैसेस का
ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो फायरवर्क्स जो एक्सप्लोड कर आते हैं हम, जैसे कि दीपावली वगैरह के दौरान, वो भी एक्सप्लोसिव कंबशन पर ही काम करता है, राइट। देखिए, जब भी आप किसी क्रैकर को इग्नाइट करते हैं बर्निंग मैस्टिक से, तो उसके अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंस होते हैं और वो रैपिड कंबशन शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और बहुत सारे अमाउंट में गैसेस निकलती हैं। ये जो गैसेस हैं, ये जो प्रोड्यूस हो रही हैं, दीज आर हीटेड बाय द हीट इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। ये जो हॉट गैसेस हैं रैपिडली एक्सपेंड करती हैं और एक तरीके का एक्सप्लोजन यानी कि लाउड साउंड क्रिएट करती हैं। एक्सप्लोसिव कंबशन जो है, ये तब भी टेक प्लेस कर सकता है अगर प्रेशर अप्लाई किया गया हो क्रैकर के ऊपर, अगर उसे हार्ड हिट किया गया हो, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स के बारे में। तो गनीव, ऐसा मटेरियल जो खुद बर्न कर जाए और हीट प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं फ्यूल। कई कॉमन फ्यूल आपको पता ही है कौन कौन से हैं, वुड, कोल, एलपीजी, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बायोगैस। फ्यूल जो है एक काफ़ी अच्छा सोर्स है हीट एनर्जी का, और ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है फ्यूल के द्वारा, ये डायरेक्टली यूज़ की जाती है खाना बनाने में, मोटर व्हीकल को रन करने में या फैक्ट्री मशीन्स में, और it can be converted into electrical energy at thermal power station। थर्मल पावर स्टेशन आपको पता क्या होता है, वहां कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है गनीव, ओके। बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में हो सकते हैं। तीन टाइप्स के फ्यूल्स हैं गनीम, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैशियस फ्यूल। अब मैं चाहूँगा आप ये तीनों टाइप यहाँ सीएनजी तक प्रॉपर रीड करें। Some of the examples of solid fuels are wood, charcoal, coal, coke, agricultural waste, and cow dung cakes. Example of liquid fuels are kerosene, petrol, diesel, and alcohol. Example of gaseous fuels are natural gas, petroleum gas, biogas, and coal gas. We use different types of fuels for various purposes at home and in industry and in transport for running automobiles. Some of the fuels used in homes are wood, charcoal, coal, LPG, and kerosene. Industry, the fuels used in industry are coal and natural gas, and the fuels used in running automobiles are petrol, diesel, and CNG. तो सॉलिड फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल हैं, वुड, चारकोल, कोल, कोक, एग्रीकल्चर वेस्टेज, काउडंग केक्स। लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल आपको पता ही है, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल। और गैशियस फ्यूल के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोल गैस, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये सब सब के सब बहुत ज़रूरी हैं गनीव, आपको पता ही है। अब बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की। देखिए, अगर आप 1 किलोग्राम कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस और अ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जितने भी फ्यूल्स हैं वो सब हीट प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी फ्यूल्स हैं वो सब सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अलग अलग फ्यूल्स अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। कई जो फ्यूल्स हैं वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कई जो फ्यूल हैं वो कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। और जो एफिशिएंसी होती है इन फ्यूल की, वो कैलोरीफिक वैल्यू की टर्म्स में ही एक्सप्रेस की जाती है। और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कंप्लीट बर्निंग, कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से हो रही है। मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करके जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। इसे केजे पर केजी भी लिखते हैं। जैसे कैरोसिन एक फ्यूल है, अगर आप 1 किलोग्राम कैरोसिन को लेते हैं और पूरी तरह उसे बर्न करते हैं, तो लगभग 45,000 किलो जूल हीट एनर्जी का प्रोड्यूस होता है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है कैरोसिन का, वो हो जाएगा 45,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम, ये ध्यान रखना आपने। और इसके अलावा कोई भी जो फ्यूल है, इस कैलोरीफिक वैल्यू को हम हीट वैल्यू भी कहते हैं फ्यूल की।
अब मैं चाहूंगा गनीव आप ये वाला टेबल पूरा का पूरा रीड कर दें, जिसमें अलग अलग फ्यूल और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। Cow dung cakes 6,000 to 800 kilojoule per kilogram. Wood 17,000 to 22,000 kilojoule per kilogram. Coal 25,000 to 33,000 kg. किलो जूल पर किलो। Kilojoule per kilogram. जोर से बोलो। Biogas 35,000 to 40. Petrol 45,000. Kerosene 45,000. Diesel 45,000. Methane 50,000. CNG 50,000, LPG 55,000 and hydrogen gas 150,000 kilojoule per kilogram. ओके, थैंक यू गनीव। इसके बाद में आगे आपको ये देखो, ये तो टेबल है, जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको वैल्यू समझने मतलब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट हाइड्रोजन गैस की होती है 1,50,000 किलोजूल पर किलोग्राम, याद रखना। ऊपर वाले टेबल से हमें ये पता लगता है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है एलपीजी की है 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम 1 किलोग्राम एलपीजी को बर्न करते हैं पूरी तरीके से तो 55,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है एलपीजी की वो काफ़ी ज़्यादा हायर होती है देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ काउ डंग्स एंड कोल, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप जरा सा अमाउंट एलपीजी का बर्न करके उतना ही हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय बर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ काउ डंग्स और कोल। तो अगर आपको बोलें पानी को बॉईल करना है तो प्रेफर करना एलपीजी पर बॉईल कर लेना देन गोबर के उपले या कोल पे हीट अप करने की बजाय, ठीक है ना, क्योंकि उतना ही हीट मिलेगा। गनीव अब एक सैंपल प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 आप रीड करें। In an experiment, 4.5 kilos of fuel was completely burnt. The heat was produced and measured to be 180,000 kilojoule. Calculate the calorific value of fuel. देखिए कोई एक्सपेरिमेंट है, इसमें 4.5 किलो फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न किया गया है और जो हीट प्रोड्यूस की गई है वो कितनी है, लगभग 1,80,000 किलो जूल है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ जरा, देखिए। देखो कैलोरीफिक वैल्यू जो है किसी भी फ्यूल की, इट इज़ द हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। मैं चाहूँगा आप ये वाले दोनों न्यूमेरिकल गनीव अपनी कॉपी में ज़रूर करें, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग यूनिटरी मेथड से करेंगे, 4.5 kg फ्यूल बर्न करके हमें हीट मिल रही है 1,80,000 किलो जूल। तो अगर आप 1 kg फ्यूल को बर्न करेंगे तो कितनी हीट मिलेगी, 1,80,000 अपॉन 4.5। गनीव ध्यान से देखें, ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर एक ज़ीरो आएगा, ये 5 9 दा, ये 5 200 दा, प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिए। 9 1 दा 9 20,000 दा, 20,000 इंटू ये 20 होगा ना, 5 9 दा, ये 520 दा आया, ठीक है। तो ये 40,000 किलो जूल आ जाएगा, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू इस गिवन फ्यूल की कितनी आ जाएगी, 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2 रीड कीजिए गनीव, पढ़िए। Arrange the following fuels in the increasing order of their calorific value, keeping the fuel with lowest calorific value first. देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पीछे जो टेबल गिवन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से ही लगा सकते हैं। वुड की सबसे कम है, फिर कोल की ज़्यादा है उससे, फिर देन कैरोसिन एंड देन एलपीजी। ऐसे साइन लगा लीजिए जैसे मैंने लगाया ग्रेटर देन का, फटाफट लगा लीजिए। और अब साथ साथ आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये बहुत आसान है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ गनीम, फिर आप पढ़ लेना। इसकी कोई भी फ्यूल आइडियल तब होता है जब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, वो ईजिली बर्न हो जाता है मॉडरेट रेट पर, उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। ना तो इतना ज़्यादा हो कि आप उसमें आग लगाने का प्रयास करते रहें और आग ही ना लगे, और ना ही इतना कम हो कि रूम टेम्परेचर पे ही आग लग जाए। इसके अलावा वो कोई हार्मफुल गैसेस ना प्रोड्यूस करे और पीछे कोई रेजिड्यू ना छोड़े, बर्निंग के बाद काफ़ी चीप हो, रेडिली अवेलेबल हो और इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे गनीव फ्लेम के बारे में। देखिए अगर आप
मैग्नीशियम रिबन के हाँ एक एंड को आप हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से, तो मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न कर जाता है और वाइट फ्लेम देता है, पर उसे पहले क्लीन करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रिवेंटिव लेयर होती है, ये बात ध्यान रखना। गनीम, मैं चाहूँगा आप साथ साथ लिखते रहें। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रिवेंटिव लेयर होती है, और इसमें जो रिएक्शन होती है गनीम वो भी नोट कर लें आप। Mg सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है प्लस O2, तो ये देगा MgO जो कि सॉलिड होगा, और MgO को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो ये वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। आपने कई बार कैंडल फ्लेम, कैरोसिन लैम्प फ्लेम या बर्नसन बर्नर फ्लेम भी देखे होंगे। फ्लेम एक तरह का ब्लेज होता है जो फायर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसे ज्वाला या लपट भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में, ये बर्नसन बर्नर है, ठीक है, ये सिंपल कैरोसिन लैम्प है, और ये वैक्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लेम है। देखिए, फ्लेम एक ऐसा रीजन है वहाँ पर जो कंबशन होता है गैसियस सब्सटेंसेस का टेक प्लेस करता है। जितनी भी गैसेस होती हैं गनीब, वो दे अंडरगो कंबशन, वो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, बट उनमें से सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं हीट करने पे, और वो बर्न करते हैं एक फ्लेम के साथ। आम भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जो गैसेस फॉर्म करते हैं हीट करने पे, वो बर्न करते हैं फ्लेम के साथ। एलपीजी और बायोगैस ऐसी गैसेस हैं जो कंबशन के अंडरगो होती हैं, तभी एलपीजी और बायोगैस जो हैं वो बर्न करेंगी बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। वैक्स, कैम्फर, ये ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो वेपराइज कर हो जाते हैं हीट अप होने पे, तो वैक्स और कैम्फर जो है बर्न करते हैं विद अ फ्लेम। सिमिलरली कैरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये ऐसे लिक्विड होते हैं जो वेपर फॉर्म करते हैं बर्न करने पर। बस 2-3 पेजेस रह गए हैं गनी, फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज ही हम इसे ओवर करते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, कई जो सब्सटेंसेस हैं जो बर्न कर जाते हैं और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, उनमें एलपीजी, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम, कैरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल आते हैं, ठीक है। वैक्स कैंडल और कैरोसिन लैम्प जो होते हैं उनमें विक्स होती हैं, आपको पता है थ्रेड एक डला होता है। मोल्टन वैक्स और कैरोसिन ऑयल जो है ये राइज करते हैं विक के थ्रू और वेपराइज हो जाते हैं बर्निंग के दौरान और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। जबकि चारकोल जो है एक सॉलिड फ्यूल है, ये वेपराइज नहीं होता हीट अप होने पे। चारकोल जो है बर्न भी नहीं होगा, डजंट बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। चारकोल सिर्फ ग्लो करता है कंबशन के दौरान। कोल एक सॉलिड फ्यूल है जो वेपराइज नहीं होता हीट अप होने पे, और कोल जो है फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करता, जस्ट रेड ग्लो हो जाता है कंबशन पे। ये बात आपको पता ही है, आपने देखा भी होगा। अगर किसी फ्यूल को आप बर्न करेंगे तो किसी टाइप का फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होगा। वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के प्रोपोर्शन पे जो अवेलेबल होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल पर। जब ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इनसफिशेंट होगा, तो फ्यूल जो है इनकम्प्लीटली बर्न कर जाएगा और सिर्फ येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ये जो येलो फ्लेम है, ये हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस होती है और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल का एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले भी बताया था गनीव, इस तरीके के कंबशन को ना सूटी फ्लेम भी कहते हैं। सूटी फ्लेम यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन, याद रखना। अगर कोई वैक्स बर्न होगी कैंडल में अंदर, तो वो येलो फ्लेम देगी, लुमिनस। तो जो कलर होगा कैंडल फ्लेम का वो लगभग येलो होगा, जबकि जब कैरोसिन ये बर्न होता है तो वो येलो लुमिनस फ्लेम के साथ बर्न होता है। और ये एलपीजी को आप देख सकते हैं, ये इस बार कलर क्या है फ्लेम का, ये वाला, ये ब्लू फ्लेम है। ब्लू फ्लेम जो है गनीव कंप्लीट कंबशन का एग्जांपल है, और कंप्लीट कंबशन को क्या कहते हैं, नॉन सूटी फ्लेम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके गनीव, अब मैं चाहूंगा आप ये पैराग्राफ जरा रीड करें। While the oxygen supply or air supply is sufficient and the fuel burn completely
producing mainly a blue flame. This blue flame does not produce much light, so it is said to be non-luminous flame. In LPG stove, the LPG burns with a blue flame. The blue flame is produced when the complete combustion of fuel takes place. Thus, complete combustion of LPG takes place in the kitchen gas stove. The design of the burner of kitchen gas stove is such that it provides sufficient air for the complete combustion of LPG. ध्यान से देखिए, जब भी ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट होगी तो जो ये फ्यूल है बर्न करेगा बाय कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ ब्लू फ्लेम। ये जो ब्लू फ्लेम है ये ज़्यादा लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगी गनीव, तभी हम इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं या नॉन लाइट गिविंग फ्लेम भी कहते हैं। एलपीजी स्टोव के अंदर एलपीजी जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करती है, इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहा जाता है। जो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है जब कंप्लीट कंबशन फ्यूल का टेक प्लेस होता है, जैसे कि एलपीजी की बर्निंग के दौरान होता है, मैंने आपको बताया भी है। तो जो कंप्लीट कंबशन है एलपीजी का वो किचन गैस स्टोव में होता है। जो डिज़ाइन होता है किचन गैस स्टोव के बर्नर का वो कुछ इस तरीके से होता है ताकि सफिशिएंट एयर प्रोवाइड कर सके कंप्लीट कंबशन के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की। फ्लेम में मेनली 3 जोन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। अभी मैं डायग्राम से भी ये चीज़ आपको समझाऊंगा। ये जो 3 जोन होते हैं फ्लेम के, इनका डिफरेंट कलर होता है और डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। अब हम बात करेंगे इन 3 जोन्स ऑफ फ्लेम की डिटेल में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इनर मोस्ट जोन की। तो ध्यान रखिएगा जो इनर मोस्ट जोन होता है वो फ्लेम का डार्क होता है, ब्लैक होता है। जो इनर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो कंसिस्ट करता है हॉट अनबर्न्ड वेपर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल के, जैसे कि वैक्स के वेपर की बात करें। इनर मोस्ट जो जोन होता है वो सबसे कम गर्म पार्ट होता है फ्लेम का, ठंडा होता है कंपैरेटिवली। बाकी शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो इनर मोस्ट जोन होता है वो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। मिडल जोन ऑफ फ्लेम की बात करें तो वो येलो होता है, वो ब्राइट होता है और ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस मतलब हीट प्रोड्यूस करता है। फ्यूल के जो वेपर्स हैं वो पार्शली बर्न करते हैं मिडल जोन में, क्योंकि इनफ एयर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं सेम चीज़ आपको एक फिगर से समझाता हूँ गनीव। ध्यान से देखिए, ये जो पार्शल कंबशन हो रहा है फ्यूल का मिडल जोन में, देखो ये आउटर मोस्ट जोन है जो ब्लू कलर का है, ये हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है ना, इसका कलर क्या है, ब्लू है। ये डायग्राम आपने बहुत बढ़िया से बना के देखना और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मिडल वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसका कलर येलो है, ये मॉडरेटली हॉट पार्ट होता है। और यहाँ सबसे, यहाँ इसके पास हाथ लगाएंगे ना इस वाले जोन में, तो ये सबसे लीस्ट हॉट पार्ट होता है। तो इनर मोस्ट जो जोन होता है वो अनबर्न्ट वैक्स वेपर का ब्लैक होता है, और ये विक के पास वाला जो होता है वो इनर मोस्ट जोन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो जो कार्बन पार्टिकल होते हैं मिडल वाले जोन में वाइट हॉट होते हैं और लाइट एमिट करते हैं, तभी हॉट कार्बन पार्टिकल मिडल जोन ऑफ फ्लेम को लुमिनस बनाते हैं। कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लेम को फिर लीव कर देते हैं एज स्मोक एंड सूट। और जो मिडल जोन होता है वो लिमिनस जोन होता है फ्लेम का, वो मॉडरेट टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है और ये एक मेजर पार्ट भी होता है कैंडल फ्लेम का। ठीक है, अब मैं गनीव चाहूंगा आप आउटर मोस्ट जोन के बारे में जरा रीड करें। The outer zone of flame is blue. It is non-luminous zone which does not produce much light. In the outer zone of a flame, complete combustion of the floor takes place because there is plenty of air around it. The outermost zone has the brightest temperature in the flame. In other words, the outer zone is the hottest part of the flame. The outermost zone of a flame is quite thin compared to the middle zone. तो आउटर मोस्ट जोन अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये जो बाहर वाला जोन है जो ब्लू कलर का है उसी को ही आउटर मोस्ट जोन कहते हैं। ये एक नॉन लुमिनस जोन होता है, ध्यान दीजिए। ये ज़्यादा लाइट और हीट नहीं प्रोड्यूस करता, और ये जो जोन होता है फ्लेम का कंप्लीट कंबशन फ्यूल का जो होता है गनीव वो इसी के अंदर होता है, क्योंकि इसके अराउंड प्लेंटी ऑफ एयर होती है, राइट। आउटर मोस्ट जो जोन होता है इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, और आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का क्वाइट थिन होता है एज कंपेयर टू द मिडल जोन। ठीक है, अब हम यहाँ एक एक्टिविटी की हेल्प से गनीव ये समझेंगे
कि ये एक्टिविटी हमें ये बताएगी कि जो इनर मोस्ट जोन है कैंडल फ्लेम का, उसमें अनबर्न्ट वैक्स के वेपर होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको वैक्स की कैंडल लेनी है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। उसे एक टेबल पे रख के लाइट अप कर देना है मैच स्टिक से। एक थिन ऐसे ग्लास ट्यूब पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से आपको पकड़नी है, और एक जो एंड है ग्लास ट्यूब का, वो इनर मोस्ट जोन में आपको होल्ड करके रखना है, जैसे कि गनीव आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, कैंडल फ्लेम की। अब एक बर्निंग मैच स्टिक दूसरे एंड के पास ले जानी है, तो आपको एक फ्लेम नजर आएगी एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो वो बर्न करना शुरू कर देगी, मेरा कहने का मतलब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनर मोस्ट जोन होता है कैंडल फ्लेम का, नियर द हीटेड विक, उसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। ये जो वैक्स वेपर हैं, ये ग्लास ट्यूब में से एंटर करेंगे। देखो, ये जो वैक्स वेपर होंगे ना, यहाँ से जाके यहाँ से एंटर करेंगे इस वाले एरिया से, और यहाँ पर निकलेंगे। और अगर बर्निंग मैस्टिक ग्लास के इस एंड पे पास ले जाओगी तो ये वेपर बर्न करना शुरू कर देंगे और फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि जो इनर मोस्ट जोन है कैंडल का, वो अनबर्न्ट वैक्स वेपर कंटेन करता है। ओके, तो गनीव अब एक और एक्टिविटी है जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो मिडल वाला जोन होता है कैंडल फ्लेम का, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल कंटेन करता है। इसमें आपको करना क्या है, वैसे ही कैंडल जला लेनी है और होल्ड करना है एक क्लीन ग्लास प्लेट को विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स, और इंट्रोड्यूस करना है इन द मिडल जोन। मिडल जोन में हमें, जो कि लुमिनस जोन है कैंडल फ्लेम का, वहां पर इस तरीके से होल्ड करना है ग्लास प्लेट को, लगभग 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करना है। फिर रिमूव कर देना है ग्लास प्लेट को कैंडल फ्लेम में से, और ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। आप ये पाएंगे कि ऐसे एक ब्लैक कलर का जो रिंग है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है, पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर के बारे में बताती है, जो मिडल जोन में प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं चाहूंगा गनीव आप एक्टिविटी नंबर 3 रीड करें, पढ़िए। To show that the innermost zone of a candle flame consists of unburned wax vapor. Take a wax candle, fix it on a table and light it with a matchstick. Hold a thin glass tube with a pair of tongs and introduce one end of this glass tube in the innermost zone of the candle flame. Now bring a lighted matchstick near the end of the glass tube. We will see at this end of the glass tube. This can be explained as follows. The innermost zone of candle flame near the heated wick consists of unburnt wax vapors. Some of these vapors enter the glass tube and come out from its other end. When we bring a lighted matchstick near this end of glass tube, the wax vapors coming out of it start burning, producing a flame. This activity shows that the innermost zone of a candle flame consists of unburnt wax vapors. तो गनीव इस एक्टिविटी में हम ये शो करेंगे कि जो आउटर मोस्ट जोन है, यानी कि जो नॉन लुमिनस जोन है फ्लेम का, वो हॉटेस्ट पार्ट है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग कॉपर वायर लेनी है, इसके एक एंड को होल्ड करना है विद द पेयर ऑफ टोंग्स, और दूसरा जो एंड है कॉपर वायर का, जस्ट इनसाइड द, जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपको दे रखा है, ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, फ्लेम का एक हिस्से को बिल्कुल गर्म वाले उस पर शो करना है। अब ये जो कॉपर वायर की जो पोजीशन है, 30 सेकंड तक इसे ऐसे ही होल्ड करके रखना है। तो आप देखेंगे कि ऐसा पार्ट कॉपर वायर का जो आउटर मोस्ट जोन में है, वो रेड हॉट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो नॉन लुमिनस जोन है फ्लेम का, उसका टेम्परेचर हाई है। तो हम कह सकते हैं नॉन लुमिनस जोन यानी कि आउटर मोस्ट जोन जो है, वो सबसे हॉटेस्ट वाला पार्ट होता है, गर्म हो जाएगा वो, राइट। तो यही एक कैरोसिन ऑयल लैम्प जो है, वो एक ऐसी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये जैसे कि आप, ये जो गोल्डस्मिथ होते हैं ना, सुनारे होते हैं, उनके पास होता है, राइट, सिमिलर टू द कैंडल फ्लेम। क्योंकि क्योंकि ये 3 जोन से कंसिस्ट करता है। जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो एयर ब्लो करते हैं, ब्लो पाइप से, कैरोसिन लैम्प की हेल्प से, ताकि वो गोल्ड के जो मोल्ड है उनके पीसेस को, सिल्वर को डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सके। जब एयर ब्लो होगी थ्रू ब्लो पाइप फ्लेम के द्वारा, तो वो हेल्प करेगी कंबशन में,
अनबर्न्ट फ्यूल के, और जिसकी वजह से फ्लेम जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है, बस अब गनीम हमारे ये लास्ट एक पेज रह गया जिसमें हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से क्या हार्मफुल प्रोडक्ट कॉज होंगे ये सब पढ़ेंगे। आपको पता है अगर हम फ्यूल बर्न करते हैं बेटा तो वो हमारे अराउंड एयर को पॉल्यूट करता है, और जो इंक्रीजिंग यूज होते हैं इन फ्यूल्स के वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट पे। बस अब ये हमारा लास्ट ही हमारा पेज है जिसमें हमें इन हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो वन बाय वन हम ये रीड करेंगे। गनीम मैं चाहूँगा आप बस ये पॉइंट हमारा पहला और दूसरा रीड करें साथ साथ, या मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, करो, पढ़िए, पहला और दूसरा पॉइंट आप The करिए। burning of fuels like wood, coal, petroleum products releases unwanted carbon particles in the air. These fine particles are dangerous pollutants which can cause respiratory diseases such as asthma. Incomplete combustion of fuels due to insufficient air produces a very poisonous gas called carbon monoxide. Excessive inhaling of carbon monoxide can kill a person. You should never sleep in a room with closed door and windows having coal fire burning inside. This is because when coal burns, then a lot of carbon monoxide is produced. ओके, थैंक यू गनीम। देखिए अगर फ्यूल्स को बर्न करेंगे जैसे कि वुड, कोल या पेट्रोलियम को, तो आपको पता है इट विल रिलीज अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल इन द एयर। ये जो फाइन कार्बन पार्टिकल हैं ये काफ़ी डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी कॉज करते हैं। इनकम्प्लीट जो कंबशन हो रहा है फ्यूल्स का इनसफिशिएंट एयर सप्लाई के द्वारा ये काफ़ी पॉइजनस गैस जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड को रिलीज करेगा। कार्बन मोनोक्साइड की एक्सेसिव इनहेलिंग जो है वो एक पर्सन की डेथ का कारण भी बन सकती है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई मतलब फैमिली रूम में दरवाजे बंद करके सो रही थी और बर्निंग जो अंगीठी थी उन्होंने रूम में रख दी, रात के समय सोते समय बाहर नहीं रखी। तो जब कोल बर्न करता है ना इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में रूम में, क्लोज डोर और विंडोज की वजह से, तो कार्बन मोनोक्साइड गैस रिलीज होती है और पर्सन वोंट बी एबल टू ब्रीथ इन प्रॉपरली, तो सोते समय उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल और क्या करता है, CO2 को रिलीज करता है एयर में, एनवायरनमेंट में। ये जो इंक्रीज परसेंटेज होती है CO2 का एयर में, इसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। ऐसा इस वजह से होता है कि जो CO2 गैस होती है एयर में वो सन हीट रेस को ट्रैप अप करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ये राइज इन टेम्परेचर, मतलब आपको पता ही है CO2 के ज़्यादा रिलीज होने से क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी राइज कर जाता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 से। इस राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो आइस है हमारी पोलर रीजन में वो पिघल रही है और सी लेवल जो है राइज कर रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज और लो लाइंग एरियाज में फ्लड्स आने के चांसेस लगातार बने रहते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो एयर में जाती है। रिएक्शन लिख लो गनीव। यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलके बनाती है H2SO3। H2SO3 ये क्या होता है, ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। याद रखना आपने क्या होता है गनीव, ये सल्फ्यूरस एसिड। और यही जो CO2 रिलीज हो रही है ना बेटा, H2O प्लस CO2 ये मिलके बनाता है H2CO3। ये क्या होता है, ये होता है कार्बोनिक एसिड। याद रखना क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमारे लंग्स को भी डैमेज करता है ये सल्फ्यूरस एसिड SO2, और डीजल्स, और इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी एयर में मिलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सब रेन वाटर में डिजोल्व होके एसिड रेन लाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं चाहूंगा आप CNG के केस के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, The use of petrol and diesel as fuels in automobiles is being replaced by CNG. So when CNG burns, it produces very small amount of harmful products. CNG is a clean fuel because it burns without producing smoke. Since the burning of CNG produces much less harmful products and smoke, therefore use of CNG in automobiles has reduced air pollution. देखिए जो यूज़ है पेट्रोल और डीजल का ऑटोमोबाइल्स में, आजकल हम इसे CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से रिप्लेस कर रहे हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सीएनजी बर्न करती है तो बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट निकालती है। ये क्लीन फ्यूल है क्योंकि ये बगैर स्मोक के ही बर्न करता है और इसकी बर्निंग से लेस हार्मफुल प्रोडक्ट और स्मोक निकलता है। और जो यूज़ होता है सीएनजी का एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, ये कम एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। अब इसके बाद बात करेंगे गनीव हम वुड के केस की। आपको पता है वुड एज अ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल सदियों से यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे रूरल पार्ट्स में कंट्री के लोग अभी भी वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी कम होती है और ये इजीली अवेलेबल होता है। बर्निंग ऑफ वुड की वजह से इसकी काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर आप वुड को बर्न करेंगे तो बहुत धुआं निकलता है जो काफ़ी हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए और ये रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी कॉज करता है। इसके अलावा आपको पता है ट्रीज़ जो हैं बहुत यूज़फुल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ट्रीज़ को कट कर देंगे वुड ऑब्टेन करने के लिए तो सारे जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं वो ट्रीज से मतलब खो जाते हैं। अगर आप पेड़ों को कट करेंगे वुड ऑब्टेन करने के लिए तो डिफॉरेस्टेशन होगा जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो वुड को इसी वजह से रिप्लेस किया गया। गनीव जैसे आप 4 लोगों की फैमिली है ना, अगर तो मान लो आपको एक एलपीजी सिलेंडर एक महीने में लगता है, तो उतना ही आपको इतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक कमरा इतना बड़ा चाहिए जिसमें वुड भरी हो। तो एलपीजी ज़्यादा बढ़िया है ना, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इजी टू यूज़ है, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता ही है ज़्यादा है वुड की बजाय, तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एलपीजी बर्न करता है विदाउट एनी स्मोक, ब्लू फ्लेम देता है। ठीक है, जबकि वुड ज़्यादा स्मोक देती है। एलपीजी कम्प्लीटली बर्न कर जाता है बगैर किसी सॉलिड रेजिड्यू के, पर वुड पीछे बहुत सारा ऐश छोड़ता है। तो गनीव आज हमने फिनिश किया चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। थैंक यू।